बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्कॉलर्स। लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा क्लास क्या होती है, क्लास को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उसमें हमने देखा डेटा एब्स्ट्रैक्शन ये क्या होता है। इसके अलावा डेटा हेडिंग के लिए हम डेटा इनकैप्सुलेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्लास में जो मेंबर फंक्शन थे उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कंस्ट्रक्टर कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसका क्या फायदा होता है। इसके अलावा डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। ये सब बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होती है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी दूसरे कंसेप्ट हैं उसको भी सीखेंगे। और इसके बाद आने वाले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेजर कंसेप्ट हैं उनको हम सीखेंगे। तो बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस हम तब यूज करते हैं, यानी ये हमारी रिक्वायरमेंट, ये एक फीचर है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग में जब एक से ज्यादा क्लासेस में कोई एक फंक्शन लिखा जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि यानी हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन जिसका हमने कोड लिखना है। अब वो फंक्शन एक से ज्यादा क्लासों में लिखा जाए, तो बजाय कि हम किसी एक क्लास में वो फंक्शन लिखें, हम उन सब के लिए एक अलहदा से जनरल क्लास क्रिएट करते हैं। उस क्लास के अंदर वो फंक्शन एक दफा लिखते हैं, यानी उसका कोड एक दफा लिखा जाता है और उसको इनहेरिट कर दिया जाता है बाकी तमाम उन क्लासेस के साथ जिसमें उसको इस्तेमाल किया जाना था। तो दूसरे लफ्जों में कहने का मतलब ये है, इनहेरिटेंस क्या होती है कि जो पेरेंट क्लास होती है उसके जितने भी मेंबर, चाहे वो डेटा मेंबर हैं या उसके जो मेंबर फंक्शन है, उसको नीचे वाली क्लास से इनहेरिट करते हैं ताकि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसमें भी एक्सेस हो सके। और जो नीचे मीन्स जो क्लास इसको इनहेरिट करती है उस क्लास के अपने भी डाटा मेंबर और फंक्शन होंगे। तो ये फायदा होता है इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जी इसको, ताकि हमें मजीद इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इनहेरिटेंस प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होती है। इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम रियल वर्ल्ड की एग्जांपल लेते हैं जी, पर्सन के नाम की। पर्सन मींस कि हमने किसी भी एक पर्सन का डेटा सेव करना है। अब पर्सन, मैंने भी आपको सामने एक एग्जांपल नजर आ रही है कि डॉक्टर ये भी एक पर्सन है, टीचर भी एक पर्सन है, स्टूडेंट भी एक पर्सन है। तो इस क्लास को मैं अगर इंप्लीमेंट करूं तो इसका स्टूडेंट का भी कोई नाम होगा, इसकी कोई एज होगी, इसी तरह इसके कुछ एट्रीब्यूट्स और भी होंगे। तो अगर मैं इसकी क्लास को लिखूं यानी इसका कोड करूं तो इसके अलग डाटा मेंबर बनेंगे। ऐसे टीचर का भी नाम होगा, टीचर का भी कोई एज होगी, तो इसके अदर एट्रीब्यूट्स जो हम इसके अंदर लिखेंगे। इसी तरह डॉक्टर का भी नाम होगा, उसकी एज होगी और इसके अलग से एट्रीब्यूट्स होंगे। इसी तरह इसके फंक्शन होंगे जो डॉक्टर में भी होंगे, टीचर में भी होंगे, स्टूडेंट में भी होंगे। तो बजाय कि हम स्टूडेंट की क्लास बनाएं उसमें इन इसके एट्रीब्यूट्स को अलग लिखें, इसके एट्रीब्यूट्स को अलग लिखें और डॉक्टर की क्लास जो है इसमें उसको अलग लिखें। इसी तरह फर्ज करें कोई एक और क्लास है तो उसको भी, उसमें भी कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो बाकियों में कॉमन है। तो बजाय हम उन सब को अलग अलग लिखें, हम उन सब के लिए एक जनरल क्लास बनाएंगे। उस क्लास के अंदर वो तमाम एट्रीब्यूट्स और वो तमाम फंक्शन जो सब क्लासेस में लिखने जाएंगे उनको हम एक ही दफा जनरल क्लास के अंदर लिख लेंगे और उसको एक पेरेंट क्लास के तौर पे अपने कोड के अंदर रखेंगे। और बाकी जितनी भी क्लासेस होंगी उसके साथ उनको इनहेरिट कर देंगे। तो इनहेरिटेंस में जो एक जनरल क्लास होती है उसको पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो उसको इनहेरिट करती है उसको हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। तो अब यह है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है कि एक ये हमारी बेस क्लास है, ये डॉक्टर क्लास है जिसने इनहेरिट किया हुआ है पर्सन को। ऐसे टीचर ने भी इनहेरिट किया और स्टूडेंट ने भी इनहेरिट किया हुआ है। ऐसे अगर हम एक और मिसाल लें शेप की, तो शेप बेसिकली एक जनरल क्लास थी जिसमें कुछ इसकी खसूसियात जो लाइन में भी थी, सर्कल में भी और ट्राइंगल में भी। तो उनको इन सब की जो सेम खसूसियात थी उनको हमने
अलग एक जनरल क्लास में रखा, जिसका नाम हमने शेप रखा हुआ है। तो इस शेप को इनहेरिट किया गया इन तीनों क्लासेस में, ताकि हम कोड कोड को रीयूज कर सके। यानी इनहेरिटेंस का सबसे जो बड़ा फायदा है, कोड को मैक्सिमम रीयूज करना। तो कोड को रीयूज करने का तरीका यही है कि हम एक जनरल क्लास बनाएंगे और बाकी तमाम क्लासेस का कोड, जो फंक्शन जिनमें सब वो तमाम फंक्शन जो सेम होंगे, उनको हम पेरेंट क्लास के अंदर एक दफा राइट करेंगे। इस तरह हमें हर क्लास के अंदर कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि हमें इनहेरिट करके हम उस क्लास का फंक्शन जो है एक्सेस कर लिया करेंगे। तो इनहेरिटेंस को इज आ या इज आ काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब इज आ से क्या मुराद है जी? जैसे अगर इस शेप की मिसाल करूं, तो लाइन इनहेरिट कर रही है शेप क्लास को, तो लाइन इज आ शेप, सर्कल इज आ शेप, ट्राइंगल इज आ शेप। तो ये बेसिकली इसलिए हम इज आ रिलेशनशिप यूज करते हैं, या इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो ये इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, या इसकी जो टाइप्स आगे हम देखेंगे तो आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी ये क्या होती है। तो इसके बाद इसकी जो वेज टाइप्स है उसको हम देखेंगे। तो ये वो एग्जांपल जो थी पर्सन की, तो ये वो एट्रीब्यूट्स है, जैसे नेम, एज, जेंडर। तो ये नेम, एज और जेंडर जो है, ये डॉक्टर का भी होगा, टीचर का भी होगा, स्टूडेंट का भी होगा। तो बजाय कि हम स्टूडेंट क्लास में इसके अलग एट्रीब्यूट्स बनाए, टीचर में अलग बनाए एट्रीब्यूट्स, डॉक्टर में अलग बनाए, हमने सब एट्रीब्यूट्स को उनके लिए एक जनरल क्लास बनाई पर्सन के नाम की, और उसमें उन तमाम एट्रीब्यूट्स को एक ही दफा लिख लिया और उसको इनहेरिट करके उसको रीयूज कर लिया। ऐसे ही ईट फंक्शन जो है और वाक, ये दो फंक्शन है, फंक्शन को बिहेवियर भी कहते हैं। तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं जो डॉक्टर में भी पाए जाते हैं, टीचर में भी पाए जाते हैं और स्टूडेंट में भी पाए जाते हैं। तो बजाय कि हम ईट के लिए, या ये यहाँ पे तो एक एग्जांपल दी गई है कि स्टूडेंट में ईट का फंक्शन हम अलग लिखें, टीचर में ईट का फंक्शन अलग लिखें, डॉक्टर में ईट का फंक्शन अलग लिखें। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड जो है वो रिडंडेंट हो जाएगा या इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल क्लास बनाते हैं, वहां पे उनका कोड लिख लेते हैं, ताकि हमें बार बार हर क्लास में लहदा ना लिखना पड़े। तो इसलिए ही हम इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हैं। अगर पर्सन की बात की है, तो डॉक्टर क्या, डॉक्टर इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन। तो इसलिए इनहेरिटेंस को इज अ रिलेशनशिप भी कहते हैं, या फिर इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो ये शेप भी वो बता रहा है कि आप कलर और कोड, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जो सब में सेम होंगे। और ऐसे ये तीन फंक्शन है जो इन तीनों क्लासेस के सेम होंगे। तो बजाय कि हम इनको अलग अलग लिख के हमने इनके लिए एक जनरल क्लास बनाई, जिसके अंदर मैंने तमाम जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं और कॉमन फंक्शन है उनको हमने पेरेंट क्लास के अंदर रख लिया है। तो ये एरो हमें बताता है, ये यूएमएल की नोटेशन है, जिसमें एरो की जो टेल होगी वो ड्राइव क्लास होगी, जिस तरफ हेड होगा वो उसकी पेरेंट क्लास होगी। ये यूएमएल नोटेशन के जरिए बताने का तरीका है इनहेरिटेंस को। तो इसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। ये एडवांटेजेस, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, कि इनहेरिटेंस को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कोड को क्या कर रहे होते हैं, रीयूज कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे जो सेम एट्रीब्यूट्स होंगे या जो फंक्शन होंगे, जैसे हम इनको अलग अलग लिखे, हम इन पर एक ही क्लास में लिख लेंगे, तो उससे हमारा कोड जो है वो रीयूज हो जाएगा। लेस रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा या डुप्लीकेशन ऑफ कोड, कि हमने कोई एक फंक्शन है उसका कोड लिखा क्लास 1 में, और सेम वही कोड हम क्लास 2 में भी लिख रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिडंडेंसी। तो इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करने से जो रिडंडेंसी है वो ना होने के बराबर हो जाती है। और ऐसे इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि अगर हमने ड्राइव क्लास में कोई फंक्शन हमने इस्तेमाल करने थे, तो उसको हम अलहदा इस्तेमाल कर लेंगे, ना कि हम उसको फिर से बार बार कॉल करें। तो ये वो कुछ फवायद हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले इस एग्जांपल को। इसके बाद आगे आगे हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स मीन इसके जो जनरल कंसेप्ट हैं, इसमें पहले है जनरलाइजेशन, ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। सब टाइपिंग, जिसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। स्पेशलाइजेशन, ये भी इनहेरिटेंस का टॉपिक है। स्पेशलाइजेशन को रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। मेथड ओवरराइडिंग, ये भी इनहेरिटेंस में आता है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं
और कंक्रीट क्लासेस क्या होती हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। पहले सबसे बात करते हैं जनरलाइजेशन की। तो जनरलाइजेशन बेसिकली जो अभी हमने जो पीछे एग्जांपल लिया है पर्सन के नाम, यानी यूजर या पर्सन के हमने जो एग्जांपल लिया है, जिसमें हमने देखा डॉक्टर, इसके अलावा स्टूडेंट और टीचर, या ये तीन क्या है, ये तीन पर्सन है। तो इनके लिए हमने एक जनरल क्लास क्रिएट की। तो इस तरीके कार को जनरलाइजेशन कहते हैं। यानी ऐसे तमाम फंक्शन और डाटा मेंबर्स जो एक से ज्यादा क्लासेस में कॉमन हो, उनके लिए हम एक जनरल क्लास क्रिएट कर लेते हैं और उन क्लास के अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स और फंक्शन को लिख लेते हैं और उसको बाद में बाकी तमाम क्लासेस से इनहेरिट कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास बनने वाला जो भी मॉडल होगा, उस मॉडल को जनरलाइजेशन कहते हैं। तो ये इधर इस लिखा हुआ है, आप मजीद पढ़ेंगे तो आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जनरलाइजेशन के बाद हम बात करते हैं जी। तो ये एग्जांपल मैं पहले ही आपको आपसे अच्छी तरह डिस्कस मैं करवा चुका हूँ। आगे हम बात करेंगे इसकी जो नेक्स्ट टाइप है इनहेरिटेंस में जो इस्तेमाल की जाती है, वो है सब टाइपिंग। सब टाइपिंग क्या होती है? सब टाइपिंग बेसिकली हम बात करते हैं कि जब इस एग्जांपल की बात अगर हम करें तो सब टाइपिंग से मुराद है कि जो हमने कॉमन एट्रीब्यूट्स और फंक्शन जो है वो तो हमने लिख ली, उसके लिए हमने जनरल क्लास बना ली। तो इससे हट के, यानी इसके अलावा हर क्लास के जो अपने प्रोग्राम में अपनी क्लास के अंदर जो फंक्शन और एट्रीब्यूट्स होंगे, जो जनरल क्लास से हट के होंगे, यानी जो पेरेंट क्लास के अलावा जो हम नए उस क्लास के एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे, तो इसको कहते हैं जी सब टाइपिंग या स्पेशलाइजेशन। यानी जनरल या जो कॉमन एट्रीब्यूट या फंक्शन है, उनके अलावा अगर हम एट्रीब्यूट्स या हम फंक्शन क्रिएट करें, इस तरीके का को हम सब टाइपिंग या स्पेशलाइजेशन करते हैं। यानी पेरेंट के अलावा उसका अपना कौन सा फंक्शन है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, इसे सब टाइपिंग या स्पेशलाइजेशन एक्सटेंशन कहते हैं। यानी यहाँ पे लिखा सब टाइपिंग मींस दैट ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली कंपैटिबल विद द बेस क्लास। यानी ये इसका अहम पॉइंट है कि सब टाइपिंग ये इनहेरिटेंस का हिस्सा है, ये इनहेरिटेंस का ही टॉपिक है या उसकी एक टाइप है कि सब टाइपिंग का मतलब होता है कि जो ड्राइव्ड क्लास है, ड्राइव क्लास है जो, यानी चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास कहते हैं और पेरेंट क्लास को बेस क्लास कहते हैं। तो ड्राइव क्लास जो है बिहेवियरली से मुराद है कि इसके ड्राइव क्लास के जितने भी फंक्शन होंगे उसको हम पेरेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब टाइपिंग में बताया जा रहा है। ड्राइव क्लास हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस क्लास प्लस सम एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक। ये वही बात कि एक तो उसकी पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी उसके फंक्शन होंगे, उस वो तो ऑलरेडी खुद ही ड्राइव क्लास के अंदर आ जाएंगे, प्लस उसके अपने एट्रीब्यूट्स जो होंगे, उसकी वजह से हम इस क्लास को सब टाइपिंग कहेंगे या उसकी एक्सटेंशन कहेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखी है, तो उसमें हमने ये जो नीचे है स्टूडेंट, इसकी ये सब टाइपिंग है। टीचर है तो उसकी डेजिग्नेशन सैलरी टीच टेक एग्जाम, ये उसकी सब टाइपिंग है। ऐसे डॉक्टर की आ गई। तो सब टाइपिंग क्या होता है? प्लस एक्स्ट्रा ओन प्रॉपर्टीज इन यूज इन दी ड्राइव क्लास। तो इसके बाद शेप, इसको भी हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्पेशलाइजेशन या रिस्ट्रिक्शन की। स्पेशलाइजेशन क्या होती है? स्पेशलाइजेशन बेसिकली बिहेवियरली इनकम्पैटिबल मींस दैट बेस क्लास कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव्ड क्लास। यानी जो पेरेंट क्लास है उसको हम बेस क्लास के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें सिर्फ हम वही फंक्शन लिखते हैं जो हमारे पेरेंट का हिस्सा ही नहीं होते। इसलिए उसको हम कहते हैं ये हमारी जो क्लास है ये स्पेशल क्लास है, जिसको हम स्पेशलाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसको रिस्ट्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो नीचे अगर हम एक मिसाल लें, तो इस मिसाल को हम अगर देखें तो ये एक पर्सन है, एक अडल्ट है। तो इंग्लिश में आगे उसकी सेंटेंस लिखी मैं बाद में इस फाइल को सेंड कर दूंगा, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ इसकी एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो पर्सन और अडल्ट की हम एग्जांपल लेते हैं। अब पर्सन एक हमारी पेरेंट क्लास है और ये अडल्ट क्या है कि चाइल्ड क्लास है। तो अडल्ट जो है
ये पेरेंट के तौर पे काम नहीं कर सकती, पर्सन के तौर पे, सॉरी। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अडल्ट में जो एज है, अडल्ट यानी ये है तो पर्सन ही, लेकिन इसमें जिसकी उम्र 18 साल होगी या उससे ज्यादा होगी, तो वो जो पर्सन का एक ड्राइव क्लास का हिस्सा है, वो ही उसकी जो है फंक्शनैलिटी को अचीव करेगा। यानी कहने का मतलब है कि मैं कोई एक और क्लास बनाता हूँ, उसको इनहेरिट करता हूँ पर्सन के साथ, लेकिन अगर उसकी एज 18 से कम होगी, होगा तो वो भी पर्सन ही, लेकिन वो अडल्ट तो नहीं ना होगा। तो इसलिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज या कुछ ऐसे खास फंक्शन जिसकी बुनियाद पे हम उसको पेरेंट के साथ यानी रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी जिसको हम इंग्लिश में ये कह सकते हैं, अडल्ट इज इनकम्पेटिबल। कंपेटिबल क्यों है जी? क्योंकि ये सब के लिए ये हमारी प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि अडल्ट में हमने एक शर्त रखी हुई है कि उसकी उम्र कम से कम 18 साल होगी, तो ही वो जो है पेरेंट क्लास का हिस्सा हो गई। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि कौन सी क्लास अडल्ट एक स्पेशल क्लास है। ऐसे ही इंटीजर की मिसाल ले रहा है वो, तो इसे आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं जी ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग को हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे पोलीमॉर्फिज्म। तो वैसे ओवर राइडिंग क्या होता है? ओवर राइडिंग ये होता है कि जब हमने बेस क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास के फंक्शन में इस्तेमाल करना हो, यानी उसका कोड जो है वो रीराइट कर देना हो। रीराइट से मुराद है, हम कोई भी एक फंक्शन जो पेरेंट क्लास में मौजूद है, उसका कोड पेरेंट क्लास में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसके पेरेंट क्लास का कोड, हमारी जरूरत इस तरह की हो कि हम पेरेंट के बजाय चाइल्ड का कोड लिखना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो ओवरराइडिंग कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम मिसाल लें, शेप की मिसाल लें, तो ड्रॉ का एक फंक्शन है जो सब में कॉमन है, तो उसके मैंने शेप क्लास के अंदर लिखा हुआ है। अब ये शेप क्लास जो है इसका कोड यहाँ पे होगा, तो लेकिन सर्कल जो है, सर्कल के लिए ड्रॉ का अलग कोड होगा, लाइन का अलहदा कोड होगा, ट्राइंगल का अलहदा कोड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के फंक्शन को रीराइट कर रहे हैं, ट्राइंगल ने रीराइट मीन ओवरराइड कर रहे हैं। तो मैं आप समझाने के लिए रीराइट लिख बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यानी ओवरराइड कहते किसको है? ओवरराइड का मतलब होता है कि जो पहले आपको बनी बनाई चीज मिल गई, उसको आप अपनी मर्जी से अपने लिए अलग से कोड करें, उसको कहते हैं ओवरराइड। ये इनहेरिटेंस का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पॉलीफॉर्मिज्म में हम इसको देखेंगे। तो लाइन जो है ये उसी ड्रा फंक्शन को अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, तो सर्कल क्लास जो है ये उसी ड्रा फंक्शन को अपने अपने लिए राइट कर रही है। तो ऐसे फंक्शन जिसको हमने ड्राइव क्लास के अंदर दोबारा लिखना हो, जो कॉमन फंक्शन है, उसको हम जब लिख लेते हैं तो इस तरीके कार को ओवरराइड कहते हैं। मेथड ओवरराइडिंग के नाम से आप जानते होंगे। ऐसे मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है वो आगे पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे वो क्या होती है। इसके बाद में मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि आपको, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कोडिंग के जरिए कि पॉलीमॉर्फिज्म में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और ओवरराइडिंग का कंसेप्ट वो होता क्या है, ये सब कुछ। तो इसके बाद हम बात करते हैं ये एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन मीन के एक क्लास की जो हम एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, तो उस चाइल्ड क्लास को हम अपने, उसके चाइल्ड क्लास के अपने क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपने फंक्शन होते हैं। तो उस चाइल्ड क्लास को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। ये इसका कंसेप्ट है जो हमने पीछे डिस्कस भी किया है, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ऐसी तमाम क्लासेस जिसमें उसके जो फंक्शन के नाम है उसको सिर्फ डेफिनेशन उसकी दी जाए, सिर्फ डिफाइन किया जाए। जैसे हम, अगर हमने शेप की एग्जांपल हमने ली थी, तो शेप में जो पेरेंट क्लास थी, यानी जो हमने जनरल क्लास यूज की थी, जैसे इसको हाईलाइट किया गया कि ये ड्रा मूव सेट कलर। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ इसको डिफाइन किया गया है। इसकी कोडिंग यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है
जो क्लास इसको इनहेरिट करेगी वो अपने अंदर उसको दोबारा से उसका कोड लिखेगी। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें हम सिर्फ फंक्शन के बिहेवियर के सिर्फ नाम दे, तो उसको उस क्लास को हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। और ये हमारी ट्री के अंदर, यानी हमारी जो शेप या ईआरडी जो आपकी डायग्राम होगी उसमें जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो टॉप पे होगी या टॉप की चाइल्ड क्लास बनेगी। यानी लीफ पे ये कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं हो सकती। लीफ पे हमेशा जो होगी वो तमाम क्लासेस होंगी जिन्होंने फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की होगी। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि फंक्शन का पूरा कोड लिखना। तो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यहाँ पे ड्रॉ, मूव, सेट, कलर, ये तीन क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन देंगे। तो बाज़ औक़ात हम फंक्शन की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लिखते नहीं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक प्रॉपर्टी है कि आप चाहें तो किसी भी फंक्शन को उसके उसी वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी कोडिंग भी लिख सकते हैं, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन उधर लिख सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक उसकी प्रॉपर्टी लाजमी होगी कि कोई एक एक फंक्शन लाजमी एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट मीन सिर्फ उसकी डेफिनेशन दी होगी या उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा। तो ये क्या है, अभी क्योंकि मैंने पॉलीमॉर्फिज्म समझाया नहीं इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल कीवर्ड क्या होता है, या वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, या वर्चुअल टेबल हम क्यों यूज करते हैं, वो हम आगे पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताना मकसद है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ऐसी क्लासेस जिसके अंदर जितने भी फंक्शन है उसकी सिर्फ डेफिनेशन दी जाए, और जो क्लासेस उसको इनहेरिट करती हैं उसको इम्प्लीमेंट करती हैं उसे हम कहते हैं कंक्रीट क्लासेस। जैसे सर्कल है, लाइन है, ट्राइंगल, ये कंक्रीट क्लासेस कहलाएंगी, ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। ऐसे ही अगर हम जो पर्सन वाली एग्जांपल देखें, तो पर्सन वाली एग्जांपल के अंदर पर्सन हमारी जो क्लास होगी, क्योंकि इसके अंदर जनरल यानी जो सम कॉमन एट्रीब्यूट्स या जो कॉमन फंक्शन थे उसके लिए जो हमने क्लास यूज की, ये हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, जो इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं, वो हमारी कंक्रीट क्लासेस कहलाएंगी। तो कंक्रीट क्लासेस कौन सी होती है, ऐसी तमाम क्लासेस जो हमारे फंक्शन को क्या करें, इम्प्लीमेंट करें, उस फंक्शन का पूरा कोड लिख कर दे, उन क्लासेस को हम कंक्रीट क्लासेस कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ उसका बिहेवियर लिखते हैं, सिर्फ नाम लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंक्रीट क्लासेस के बाद अब हम देखेंगे जो हम कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें, तो ये मैं कंक्रीट क्लासेस पहले डिस्कस कर चुका हूँ। द एंटिटीज दैट एक्चुअली वी सी इन आवर रियल वर्ल्ड आर कॉल्ड कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस मेड अगेंस्ट दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कंक्रीट क्लासेस। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और एक पॉइंट और के कंक्रीट क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी उसका ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका उसके साथ हम इस तरह का उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसको हमेशा इनहेरिट किया जाता है। इनहेरिट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड में एक्सेस किया जाता है। तो ये व्हीकल की एग्जांपल है, ये भी वैसी है जैसे हमें पहले दो एग्जांपल डिस्कस कर ली। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसको समझ आ जाएगी। इसके बाद आगे ये इसकी टाइप, अगर हम टाइप की बात करें तो इनहेरिटेंस की तीन तरह की टाइप्स हैं। एक टाइप है जिसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक है जी मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि ऐसी क्लास जिसकी दो पेरेंट क्लास हो, यानी कोई कोई भी एक चाइल्ड हो उसके दो पेरेंट हो, तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें बेसिकली जो इसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो भी हम देखेंगे पहले। लेकिन इसको इस्तेमाल करना क्यों करते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इनहेरिटेंस बाज का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये अगर इसकी ये आपके सामने जो एग्जांपल आपको शो हो रही है कि कोई एक वुमन की क्लास है, एक फिश की क्लास है, इन दोनों क्लासेस की एक चाइल्ड क्लास है मरमेड की। तो बेसिकली ये मरमेड
फिश के फंक्शन को भी इस्तेमाल कर रही है, और अपने दूसरे पेरेंट वोमन के कोई फंक्शन है नीचे में देखेंगे उसको भी इस्तेमाल कर रही है। तो यानी जब कोई एक ऐसी क्लास जो एक से ज्यादा क्लासेस के फंक्शन को इनहेरिट करना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे, तो उस क्लास को हम उन तमाम क्लासेस के साथ इनहेरिट कर देते हैं, और इस कंसेप्ट को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये इनहेरिटेंस की टाइप है। तो ये इसका कोड लिखा हुआ है। ऊपर एक क्लास बनाई है जी फिश के नाम की, फिर इसके बाद वुमन की क्लास बनाई मरमड की। मरमड को आगे इनहेरिट किया गया वुमन और फिश के साथ। साथ पब्लिक कीवर्ड है, ये टाइप है, पब्लिक भी लिख सकते हैं हम, प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं। तो ये मैं टेबल में आपको इसका मतलब बता दूंगा कि प्राइवेट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, पब्लिक का क्या मतलब होता है। यहाँ पे हमारा जो दूसरा मेरा फोकस है जी मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में वो बात कर रहे हैं कि एक वाइड स्विम वाक दो फंक्शन है जिसको ये मरमड यूज कर रही है। तो ऐसे कोई और फंक्शन, यानी कहने का मकसद है कि जब फिश में भी कोई एक ऐसा फंक्शन जो फिश में भी हो और वोमन में भी हो, तो जो क्लास इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट करेगी, जैसे अगर मरमेड है ये फिश को भी इनहेरिट कर रही है, वोमन को भी इनहेरिट कर रही है। तो फर्ज करें वोमन का कोई एक फंक्शन है ए, या कोई भी एक फंक्शन, वो सेम इधर भी लिखा हुआ है। तो जब ये बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने किस पेरेंट की क्लास के फंक्शन को कॉल करना है। बेसिकली दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी ये वो प्रॉब्लम है जिसको हम डैमड प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि डैम्ड प्रॉब्लम क्या होती है। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो फंक्शन ऊपर उसकी दोनों पेरेंट क्लासेस में पाया जाए, और जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो या एम्बिगस हो जाए कि मैंने किस क्लास के फंक्शन को कॉल करना है। बेसिकली इस प्रॉब्लम को डैम्ड प्रॉब्लम कहते हैं, और इसका जो सोल्यूशन है वो बेसिकली वर्चुअल कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इसको हम हल करेंगे। ये जिसकी बात हम आगे पॉलीमॉर्फिज्म में करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग के जरिए। मेथड ओवरराइडिंग एक वाहिद सोल्यूशन है जिसमें हम वर्चुअल फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी जिस क्लास के फंक्शन हम कॉल करना चाह रहे हैं हम वो कॉल कर लेंगे। तो उसको हम नीचे डिस्कस करते हैं। ये इसका कोड लिखा हुआ है, कोड वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद ये डायग्राम की तरह बताया गया है, इनको देख लेना। ये ऐसे जो कोड है, ये कोड मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है आपको पहले भी, कोड ब्लॉक के जरिए कोड लिख के आपको कई दफा चेक करवाया ताकि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हमारा यहाँ पे मकसद, क्योंकि पीपीएससी में कोड नहीं पूछा जाता, ज्यादातर पे वो कंसेप्ट पे फोकस करता है। तो कंसेप्ट में है वो ये बता रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस का फायदा क्या है जी। एज वाज द केस विद सिंपल इनहेरिटेंस, simple inheritance and multiple inheritance also decrease redundancy code as we can inherit as a class from many classes। के मल्टीपल इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हुए हम हमारी जो प्रॉब्लम है रिडंडेंसी वाली वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है जी, इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी जो है जाहिर सी बात है वो इंक्रीज होगी, कि जो हम चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास को एक से ज्यादा क्लासेस में अगर हम एक से ज्यादा क्लासेस इनहेरिट करेंगे, तो इससे हमारा जो कोड होगा वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको समझना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इसके प्रॉब्लम है जो आपको शो हो रहे हैं। पहली एम्बिग्यूटी, ये प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है जिसकी मैं अब आपको बात कर चुका हूँ। तो इसमें वो ईट का फंक्शन, यानी वोमन में भी ईट है, फिश में भी ईट का फंक्शन है। तो अगर इस क्लास ने इस दोनों को इनहेरिट किया हुआ है, तो जब इस क्लास के मैं ईट फंक्शन को कॉल करूंगा, तो बेसिकली उस टाइम पे कंपाइलर हमारा ये फैसला नहीं कर सकेगा कि मैंने फिश वाले ईट फंक्शन को कॉल करना है या वोमन वाले ईट फंक्शन को कॉल करना है। तो इस एम्बिग्यूटी वाले प्रॉब्लम को हम हल करेंगे नीचे, जो इसके सोल्यूशन मैंने बताया वर्चुअल कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद विच, ये आगे इसकी डिटेल बताई हुई है जी, कि विच ईट ऑपरेशन या जो फंक्शन है वो कौन सा कॉल होगा।
क्योंकि फंक्शन जो है वो दोनों क्लासेस में मौजूद है। ये पढ़ेंगे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ऐसे आगे इसका ये कोड लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल कोड है, कोई मुश्किल नहीं। ये आपको बाद में शेयर कर दीजिएगा। तो डायमंड प्रॉब्लम ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। टू इंस्टेंसेस फॉर सेम फंक्शन, यानी एक ही फंक्शन के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। दो ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट होंगे? क्योंकि अब इसकी अगर हम मिसाल लें तो ये देखें, ये जो क्लास है एम्बिशियस व्हीकल, अब ये वाटर व्हीकल से भी इनहेरिट है और लैंड व्हीकल से भी इनहेरिट है, और ये मजीद आगे व्हीकल से इनहेरिट है। तो जब इस फंक्शन इसका जब हम फंक्शन कॉल करेंगे चेंज गियर, तो इसके जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इम्प्लिसिटली जितना से ये क्लास इनहेरिट और उन सब के ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि ये क्यों होंगे? क्योंकि ये इनसे इनहेरिट है। अगर इस क्लास की बात की जाए तो ये क्लास इन दोनों से इनहेरिट है। तो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो इस इन दोनों क्लासेस के भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, जो कंपाइलर खुद क्रिएट करेगा। तो क्योंकि अब फंक्शन हमने चेंज गियर फंक्शन हमने अगर फर्ज करे कॉल करना है, फंक्शन एक है लेकिन उसके लिए दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं या दो इंस्टेंस बन रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं जी डायमंड प्रॉब्लम, कि फंक्शन एक है उसके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। तो इसका सोल्यूशन जो है वो हम मैंने जैसे कि पहले बता दिया है। इसका सोल्यूशन हम देखेंगे जी, जिसको हम इन वर्चुअल इनहेरिटेंस कहते हैं या फिर नॉन वर्चुअल इनहेरिटेंस के जरिए हल कर रहे होंगे। वर्चुअल इनहेरिटेंस होता है कि जैसे ये जो इसकी जो चाइल्ड क्लास है, इस मिसाल की अगर हम बात करें तो इस चाइल्ड क्लास के अंदर अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मैं, क्योंकि ये क्लास दो क्लासेस के साथ इनहेरिटेड है, अब इसके लिए व्हीकल क्लास जो इसकी मजीद पेरेंट क्लास है चेंज गियर, यानी इसकी में भी चेंज गियर का फंक्शन है और इसमें भी चेंज गियर फंक्शन है। अब ये व्हीकल की क्लास जो है ये किसको कॉल करेगी? तो इसके जैसा कि मैंने बताया वर्चुअल इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हुए और नॉन वर्चुअल इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हैं। नॉन वर्चुअल में हम ये करते हैं कि जिस क्लास के फंक्शन को हमने कॉल करना है, डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए हम उस क्लास का पेरेंट क्लास का नाम फिर साथ उसके आगे उसका फंक्शन लिख देंगे। तो इस तरीके से हम जो है डायमंड प्रॉब्लम को हल करते हैं, जिसे हम नॉन वर्चुअल इनहेरिटेंस सोल्यूशन भी हम कह सकते हैं। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस जो मैंने प्रॉब्लम जो पीछे लास्ट में पीछे बताया मेथड ओवरराइड, तो मेथड ओवरराइडिंग के जरिए ये भी हम जो भी क्वेश्चन हमारा मसला था वो हम हल कर लेंगे। तो इसके बाद आगे ये थी इनहेरिटेंस। इसके बाद एसोसिएशन, ये इसकी नेक्स्ट टाइप है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ जो लिंक हम क्रिएट करते हैं इसको एसोसिएशन कहते हैं। तो एसोसिएशन के आगे दो काइंड हैं। ये क्लास एसोसिएशन होता है, एक ऑब्जेक्ट एसोसिएशन होता है। क्लास एसोसिएशन होता है कि एक क्लास जैसे पीछे जितनी भी हमने एग्जांपलें देखी हैं वो हमारी जितनी भी एसोसिएशन थी वो क्लास एसोसिएशन थी। कि जैसे सर्कल या लाइन या इसकी जो तीसरी जो भी क्लास थी उसको हमने इनहेरिट किया था शेप क्लास के साथ लिंक के जरिए। तो उस तरह का रिलेशनशिप कहलाता है क्लास एसोसिएशन रिलेशनशिप। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट एसोसिएशन का मतलब होता है कि किसी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। इस तरीकेकार को ऑब्जेक्ट एसोसिएशन कहते हैं। बाकी यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है, जब आप पढ़ेंगे आपको इसकी समझ आ जाएगी। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन क्या होती है? अब ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में मैंने जैसा कि बताया है कि हम क्या करते हैं, किसी भी दूसरी क्लास का पहली क्लास में या पहली क्लास का दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट बतौर डेटा मेंबर इस्तेमाल कर लें, उसको हम कहते हैं जी एसोसिएशन, ऑब्जेक्ट एसोसिएशन कहते हैं जी उसको। तो सिंपल एसोसिएशन में ये एग्जांपल लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। दिस इज वेरी इजी। इसके बाद टू वे एसोसिएशन। अच्छा, इसमें एक बात यह है, वन वे एसोसिएशन से मुराद ये होता है कि वन यानी जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं उनका लिंक जो हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं वन वे एसोसिएशन।
यानी एक क्लास का दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें। तो टू वे एसोसिएशन का मतलब है कि जो जो जब हम कार्डिनैलिटी को बेसिकली कहते हैं कि एक क्लास के लिहाज से दूसरी क्लास के अंदर जो हम रिकॉर्ड की तादाद बता रहे होते हैं, या दूसरी क्लास के लिहाज से पहली क्लास के अंदर जो उसके रिकॉर्ड बताते हैं, इस तरीके कार को हम टू वे एसोसिएशन कहते हैं। और वन वे में एक क्लास के ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे, इसको वन वे एसोसिएशन कहते हैं। तो ये इसकी एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाइनरी एसोसिएशन क्या होती है? ऐसी एसोसिएशन यानी ऐसा लिंक जिसमें दो क्लासेस को इन्वॉल्व किया जाए, उसको बाइनरी एसोसिएशन कहते हैं। टर्नरी एसोसिएशन जिसमें दो से ज्यादा क्लासेस का हम रिलेशनशिप कायम करें, उसे हम टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं, टर्नरी एसोसिएशन कहते हैं। और एनरे मींस मोर देन थ्री, मोर देन फोर क्लासेस को जब हम आपस में उसका लिंक क्रिएट करते हैं, उनको एनरे एसोसिएशन कहते हैं। तो आगे ये इसकी एग्जाम्पल क्यों यहाँ पढ़ेंगे तो आप इसको इनकी आपको समझ आ जाएगी। तो इसके बाद आगे बात हम करते हैं जी कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन की जैसे कि मैंने बताया है, कंपोजिशन का मतलब होता है किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास के अंदर बतौर डेटा मेंबर क्रिएट कर दिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे? कंपोजिशन कहेंगे। तो कंपोजिशन की जो यूएमएल नोटेशन है वो फील्ड डायमंड सिंबल को इस्तेमाल करते हुए ज़ाहिर किया जाता है। यानी इसका इस शक्ल में अगर हम कंपोजिशन की बात करें, तो अली की जो क्लास होगी, अली की क्लास है, उस क्लास के अंदर मैंने आम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है बतौर डेटा मेंबर। ऐसे ही अली क्लास के अंदर बॉडी के नाम से बतौर डेटा मेंबर इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेग का भी डेटा मेंबर इधर बना लिया, हेड का भी इधर डेटा मेंबर बना लिया। तो इस तरीके कार को मैं क्या कहूँगा? कंपोजिशन कहूँगा। तो कंपोजिशन को जाहिर करने के लिए हम फील्ड डायमंड शेप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी जो टाइप है वो है जी एग्रीगेशन। एग्रीगेशन होता है किसी भी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट जिसको हम किसी भी क्लास के अंदर उसका पॉइंटर के तौर पे इस्तेमाल करें। यानी एग्रीगेशन का मतलब होता है जैसे बेड, चेयर, कपबोर्ड और टेबल, इसका हम क्या करें? इसका इन सब के ऑब्जेक्ट्स का हम रूम के अंदर इसका पॉइंटर क्रिएट कर लें। पॉइंटर मींस उसका रेफरेंस रूम के अंदर क्रिएट करें। रूम कोई और क्लास है, इसी तरह ये चार जो बेड, टेबल, चेयर और कप बोर्ड, ये अलग से चार क्लासेस हैं। तो इन चार क्लासेस का बेसिकली हम क्या करें? रेफरेंस क्रिएट करें रूम क्लास के अंदर। रेफरेंस मींस इस रूम के इन रूम के अंदर यानी रूम के डेटा मेंबर बनाए। चेयर का एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना लें, इसी तरह का बेड का, टेबल का और कपबोर्ड का। इन चारों के जब हम पॉइंटर वेरिएबल रूम के बतौर डेटा मेंबर क्रिएट करेंगे, इस तरीके कार को एग्रीगेशन कहते हैं। और यूएमएल नोटेशन में हम क्या करते हैं? जो डायमंड यानी एम्प्टी यानी फील्ड नहीं होता, अनफिल्ड डायमंड शेप इस्तेमाल करते हैं, जो ज़ाहिर करती है ये क्या है, उसकी नोटेशन है एग्रीगेशन को बताने की। तो एग्रीगेशन का एक वीक रिलेशनशिप है, कंपोजिशन का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि उसके अंदर उसकी पूरी फिजिकली उसकी मेमोरी अलग से क्रिएट होती है। और एग्रीगेशन में क्या होता है? उसका रेफरेंस क्रिएट किया जाता है उसकी, इसलिए उसको उसका वीक रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये वो थे इसके कंसेप्ट। बाकी क्लास कंपैटिबिलिटी ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या होती है। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉलीमॉर्फिज्म हम कहते हैं जब हम इस पहले बात करते हैं इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो बेसिकली इसको तब यूज किया जाता है जब हमने किसी एक फंक्शन को मुख्तलिफ वैल्यूज या मुख्तलिफ रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल करना हो, उसके लिए हम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट को इनहेरिटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? किसी एक फंक्शन के जरिए फंक्शन का नाम सेम होगा, लेकिन उससे हम एक से ज्यादा काम करवाएं, इस तरीके कार को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये इसकी टाइप आप पहले पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे आपको इसकी समझ आ जाएगी।
तो जैसे ये बताया हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म मींस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बिहेव इन डिफरेंट वेज फॉर द सेम मैसेज। यहाँ पे सेम मैसेज बना था कोई एक फंक्शन, मैसेज फंक्शन को भी कहते हैं। तो एक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कोई एक फंक्शन जो मुख्तलिफ बिहेव करे, मुख्तलिफ हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, मुख्तलिफ फंक्शन की जो कोडिंग हमने लिखी होगी उनको कॉल करेगा, इस तरीके कार को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे शेप, ये इनहेरिटेंस यूज की गई है, तो यहाँ नीचे इधर बताया जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद ये है, जैसे प्रिंट के नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, तो अगर यहाँ से प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा तो पीएस फाइल प्रिंट होगी, अगर यहाँ से प्रिंट फंक्शन कॉल होगा तो पीडीएफ फाइल क्रिएट होगी, तो यहाँ से प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा तो आस्की उसकी यानी आस्की फाइल क्रिएट होगी, आस्की फाइल का प्रिंट निकाला जाएगा। यानी फंक्शन एक है, डिपेंड करता है कि इस फंक्शन के अंदर हम कौन से पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो आस्की फाइल बेसिकली उसके पैरामीटर हैं, यहाँ पे पीडीएफ फाइल के पैरामीटर आएंगे, यहाँ पे पीएस फाइल ये उसकी तीसरी किस्म है। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन का नाम सेम होता है लेकिन उसके जो पैरामीटर हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म की बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक मेथड ओवरलोडिंग, एक होते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग ऐसा तरीकेकार जिसमें फंक्शन का नाम सेम हो लेकिन उसकी डाटा मेंबर, उसकी जो पैरामीटर है सॉरी, वो चेंज हो। अगर हमने एक पैरामीटर लिखा है तो ऑटोमेटिकली एक पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर हम दो पैरामीटर पास करेंगे तो दो पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर हमने तीन पैरामीटर पास किए हैं तो तीन पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल होगा। ये तरीकेकार है पॉलीमॉर्फिज्म में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। और ऐसे ऑपरेटर ओवरराइडिंग होता है। ऑपरेटर ओवरराइडिंग ये जब हमने किसी एक फंक्शन को ओवरराइड करना हो किसी उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर, इस तरीके कार को हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो ये था जी मेथड इनहेरिटेंस में ये जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े, इसमें भी एक चीज जो हमने अभी डिस्कस नहीं की वो है कि इनहेरिटेंस की जो मेजर टाइप्स थी, यानी पब्लिक का मतलब क्या होता है, प्राइवेट का क्या मतलब है, या प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है। तो ये बेसिकली टेबल है, इस यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस की ये तीन टाइप हम डिस्कस करते हैं। पब्लिक, पब्लिक मींस कि फर्ज कर हमारे पास कोई सी दो चाइल्ड क्लास है, एक पेरेंट है एक ड्राइव्ड क्लास है। तो जब हम चाइल्ड क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस क्लास के जो डाटा मेंबर है, यानी डाटा मेंबर से मुराद है जो पेरेंट क्लास के जितने भी डाटा मेंबर होंगे, अगर हमने पब्लिकली इनहेरिटेंस यूज की है तो उस क्लास के तमाम डाटा मेंबर एक्सेस हो सकते हैं। जो ड्राइव क्लास होगी उसके भी एक्सेस होंगे, आउटसाइड द क्लास जितने भी डाटा मेंबर होंगे वो सारे एक्सेस होंगे। यानी हम पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के डाटा मेंबर जो है उसको हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या करते हैं, पेरेंट क्लास के जो डाटा मेंबर है वो इन एक्सेस होंगे, यानी उसके डाटा मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते लेकिन उसके जो फंक्शन है उसको हम एक्सेस कर सकेंगे। प्रोटेक्टेड में होता है जो पेरेंट क्लास होगी वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस होगी लेकिन जो दूसरे लेवल वाली चाइल्ड क्लास होगी वो उसको एक्सेस नहीं कर सकेगी। तो इस टेबल की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, और जैसा कि आपने इसको पहले भी इन तमाम कंसेप्ट को पहले पढ़ा होगा, तो यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बता रहा, बस उसका मतलब बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। जैसे पब्लिक का मतलब इफ ड्राइव क्लास इज डिक्लेयर्ड इन पब्लिक मोड, अगर हम ड्राइव क्लास में जो चाइल्ड क्लास है उसको पब्लिक मोड में डिक्लेयर करेंगे तो मेंबर क्या होंगे, मेंबर में उसके फंक्शन, उसके डाटा मेंबर, उसकी डाटा जो फंक्शन है जिसको मेंबर फंक्शन भी कहते हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट में हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, सारी प्राइवेट मीन नो एक्सेस, वी कैन नॉट access, yeah, or we cannot assign the value, assign the function. And in protected we can only access in one type child class। फर्ज करें हमारे पास कोई सी तीन क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो क्लास बी को हमने इनहेरिट किया हुआ है ए के साथ और सी को हमने इनहेरिट किया हुआ है बी के साथ। तो अब अगर मैंने बी को
इनहेरिट किया, बी को इनहेरिट किया है, ए को इनहेरिट किया बी के साथ प्रोटेक्टेड मोड में। प्रोटेक्टेड मोड में अगर इनहेरिट किया है तो मेरे पास जो पेरेंट क्लास के जितने भी डाटा मेंबर होंगे, उसके जो फंक्शन होंगे, वो बी क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, सी क्लास में उसके डाटा मेंबर या जो भी फंक्शन है वो एक्सेस नहीं होंगे। तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम इसके जो बाकी जितने भी कंसेप्ट रह गए हैं वो हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये फाइल मैं अभी शेयर कर दूंगा, इसको पढ़ें। जो पॉइंट आपको ना समझाए आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर कोड की अगर आपकी ज़रूरत हो, महसूस करें कि इस कंसेप्ट को मैं कोड के जरिए देखना चाहता हूँ कि ये कोड के साथ यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसका कोड में हम कैसे इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो जो स्टूडेंट मुझसे पूछेगी या पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।